हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एनएम्स के वाले बच्चों को अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपना एसएसटी के आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आए हैं, पीवाई क्वेश्चन। जैसे आप जितने भी स्टूडेंट यानी 2026 में जितने भी स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सटीक आंसर के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ऐसे आपके स्कोर अपने पता कर सकते हैं क्या है, यानी आपकी एग्जाम किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है ना। और इसका आंसर क्या होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। हमारा एक नंबर ऑप्शन है 1757, 2 नंबर है 1782, 3 नंबर है 1748, 4 नंबर है 1764। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसी 4 उत्तर में से आपको देना है कि आपका सटीक आंसर कौन सा होगा। तो चलिए बताइए और कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी इसको आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन किस लेवल पर जा रही है ना। तो चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, यानी हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर होगा 23 जून 1757 में। अब प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है उनके बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या होती हार हो गई थी। तो इस टाइप से हमने 36 नंबर क्वेश्चन देख लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किया है 37 नंबर। अलेक्जेंडर का सशक्त प्रतिरोध करने वाले पोरस शासक क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित था। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है सतलज एवं ब्यास, दूसरा है झेलम एवं चेनाब, तो चलिए हम लोग पहला और दूसरा ऑप्शन देख लिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, रावी एम चिना, और चौथा ऑप्शन है गंगा एवं यमुना। तो आप लोग के 37 नंबर का आंसर बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 37 का आंसर हमारा क्या होगा। तो 37 का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 37 का आंसर हमारा झेलम एवं राबी होगा, चेनाब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से हमने 37 क्वेश्चन भी कर लिए। आ जाओ 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए फिर 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के अधीन मीर बख्शी का कार्य क्षेत्र था। 1 नंबर होगा सैन्य व्यवस्था, 2 नंबर होगा राजकीय कोषागार, और 3 नंबर होगा राजकीय भवन, और 4 नंबर होगा क्या, भू व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में देते जाइए। ठीक है, लास्ट टाइम में हम आपसे स्कोर पूछेंगे, स्कोर को कोई भी बताना ना भूलेगा। ठीक है, तो 38 नंबर आप क्वेश्चन बताइए कि आपका 38 का आंसर क्या होगा। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन बताए, त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है, बौद्ध धर्म का कि हिंदू का कि जैन का कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म का।
क्या होगा हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, इस तरह से हमने 39 नंबर भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले पढ़ाव बढ़ते हैं, यानी 40 नंबर क्वेश्चन हम करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है और आप सब बताएंगे कि 40 नंबर का आंसर क्या होगा। बुद्ध का त्रिदेव प्रतीक किस चीज को नहीं दर्शाता है? निवारण का, कि संध्या का, कि बुद्धा का, कि धम्म का? चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो चलो हम लोग जानते हैं कि 40 का हमारा आंसर क्या होगा, निर्माण होगा, है ना। क्या आपका भी आंसर आया है? अगर आया है तो फिर से हम अगले पढ़ाव के लिए बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलो 41 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय किसने भारतीय धन दोहन का सिद्धांत दिया है? एक नंबर जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर होगा दादा भाई नौरोजी, 3 नंबर होगा आरसी दत्त और 4 नंबर होगा एम के गांधी। आपके स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय किसने भारतीय धन दोहन का सिद्धांत दिया है। जल्दी जल्दी हम लोग आंसर कर देते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। दादा भाई नौरोजी होगा। इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे ना। चलिए ठीक है, फिर 41 नंबर क्वेश्चन का हम लोग पता आंसर चल गया कि दादा भाई। क्या आप लोग का भी आंसर आया है दादा भाई नौरोजी? गुड। अगर आप लोग का भी आंसर आया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था? हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है और बताना है कि हमारा 4 ऑप्शन में आंसर कौन सा होगा। तो हमारा फिर से एक बार रिकॉल करेंगे क्वेश्चन को। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, कि कर्नवालिस के, कि लॉर्ड डलहौजी के, वारेन हेस्टिंग्स के? 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा ऑप्शन 2, कर्नवालिस। अब हमें क्वेश्चन पूछ सकता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? एक नंबर है आपका आंसर है 1833, 2 नंबर है 1853, 3 नंबर 1858, 4 नंबर है 1882। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप बताएंगे कि किस वर्ष नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। आपके स्क्रीन पर 4 आंसर दिया हुआ है, आपसे एक करेक्ट आंसर चूज करना है और बताना है। कमेंट्स में आपका आंसर देते चलिए। चलिए हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, किस वर्ष नागरिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? हमारा आंसर ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत को क्या गया, स्वीकार किया गया था। देखो, अगर ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है तो प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा यानी परीक्षा हमारा है 16 जुलाई 1855 में
1855 में यानी लंदन में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को कब आयोजित किया गया था, तो 16 जुलाई 1855 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे बढ़ते चलेंगे। और आप लोग कमेंट्स में आंसर देना ना भूले, ठीक है, ताकि आपकी स्कोर पता चल सके कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, मंगलोर की संधि किस के बीच हुई थी? ऑप्शन ए होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, ऑप्शन 2 होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के, ऑप्शन 3 होगा हैदर अली और कालीकट के जुमरिया के बीच हुआ था, और ऑप्शन 4 होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो आप बताएंगे 44 का आंसर क्या होगा, मंगलोर की संधि किस के बीच हुआ था? स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप इस 4 ऑप्शन में क्या करेंगे, अपने आंसर को बताते चलेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। शेयर भी करते रहो। चलिए तो 44 नंबर का आंसर हम लोग जानेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। ईस्ट इंडिया ऑप्शन 2 होगा हमारा। 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अब ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मंगलोर की संधि कब हुई थी। तो 1784 ईस्वी में हमारी मंगलोर की संधि हुआ था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें कि 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूछ रहे टोडरमल संबंध थे संगीत से कि साहित्य से कि विधि से कि कानून विधि से। आपका 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप इसका आंसर बताएंगे कि 4 में से कौन सा करेक्ट हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए बताइए टोडरमल संबंध थे संगीत से कि साहित्य से कि विधि से कि कानून विधि से। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दिया हुआ है, कमेंट्स में देते रहेंगे आपका आंसर। चलिए हम 45 नंबर हम देखते हैं कि हमारा 45 नंबर आंसर क्या बोल रहे हैं। हमारा 45 नंबर आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 नंबर होगा, क्योंकि ये अकबर के समय में उन्हें क्या होता, अकबर ने उन्हें क्या अकबर बादशाह हमारे जो है उन्हें क्या टोडरमल को क्या होता वित्त मंत्री बनाया था, इसलिए हमारे टोडरमल क्या है वित्त मंत्री से वित्त से क्या है संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि वायसराय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में पहली बार कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1848, ऑप्शन बी दिया है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन 3 दिया है और ऑप्शन सी दिया है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया है 1862 ईस्वी में। इस तरह से हमारे स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप सब ये 4 ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे कि हमारा जो वायसराय की उपाधि यानी भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में पहली बार कब आरंभ हुई थी, 1848 ईस्वी में कि 1856 में कि 1858 में कि 1862 में। अपना आंसर बताएंगे कि इसका कौन सा होगा। फिर देखते हैं हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा आंसर हमारा 1858 ईस्वी में, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वायसराय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में पहली बार कब आरंभ हुआ था, तो 1858 ईस्वी में हुआ था। अब आपका क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। तो हमारा भारत के अंतिम और प्रथम वायसराय कौन है, हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो हमें ये पता इस क्वेश्चन से हमारा 2 क्वेश्चन बना कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस से पहली बार कब आरंभ हुई थी, तो 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 47 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 महान मुगल शासक जिन्होंने अपनी जीवनी लिखे हुए थे बाबर एवं हुमायूं, बाबर एवं जहांगीर।
बाबर और जहांगीर और शाहजहां। हमारे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप सब बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। कौन ऐसे दो महान मुगल शासक जिन्हें अपनी जीवनी लिखे थे? कौन? बाबर और हुमायूं, कि हुमायूं और जहांगीर, की बाबर और जहांगीर, की जहांगीर और शाहजहां? कमेंट्स में अपना आंसर देते चलेंगे। चलिए तो हम 47 नंबर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि बाबर और जहांगीर ये दो जो महान शासक थे, मुगल शासक थे, जिन्होंने क्या होता है आत्मकथा अपना लिखा था। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, बाबर और जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट किया और हम लोग देखेंगे अब हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ज्योग्राफी में देखिए कि आप हिस्ट्री में बताएंगे कि हिस्ट्री में आपका कितना आंसर आया है, मतलब कितना स्कोर आपका आया है। ठीक है, उस तरह से हम ज्योग्राफी का भी जांच करेंगे, उसके बाद सब क्या होगा सिविक्स में भी जांच करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम क्या देखेंगे? ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर हमारे ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये आप लोग को पता होगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है ना? ऑप्शन 1 दिया है शुक्र, ऑप्शन 2 दिया है बुध, ऑप्शन 3 दिया है बृहस्पति और ऑप्शन 4 दिया है क्या? शनि। तो आप लोग स्क्रीन पर आपके 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, है ना? तो चलिए बताइए ऑप्शन 48 का आपका आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानेंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 या बुध होगा। बुध हमारा होगा, क्योंकि बुध हमारा होगा। बृहस्पति को जान तो सबसे बड़ा ग्रह होगा। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है ना? तो इस तरह से हमारा बुध ग्रह जो है, ये हमारा क्या है, सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है ना? सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। इसका कोई बुध का हमारा कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, अगर ये पूछ सकता है कि सूर्य की औसत दूरी कितना होता है? 5.76 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा 45 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हम मैंने 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 49 नंबर को हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताओ। पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है आग्नेय चट्टान में, के रूपांतरित चट्टान में, के परतदार चट्टान में, के उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से हमारा सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी इसे शेयर भी करना और बच्चों को भी जोड़ो, ताकि उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? प्रत्यदार चट्टान में पाए जाते हैं। जो हमारा पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है, कौन सा चट्टान में पाया जाता है? प्रत्यदार चट्टान में पाया जाता है। इस तरह से हमने 49 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया और हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आज ये 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चुनना पत्थर है। ऑप्शन ए दिया है अवसादी चट्टान, 2 नंबर दिया है आग्नेय चट्टान, 3 नंबर दिया है रूपांतरित चट्टान और 4 नंबर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप सब बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना आंसर देते चले, ताकि हम भी देख सके कि आपका आंसर किस टाइप से आ रहा है ना? ताकि मुझे भी अंदाजा लग जाए कि जो इतने भी एनएम्स के बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनके डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं।
बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का चुनना पत्थर है। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। चुनना पत्थर क्या है? एक अवसादी चट्टान है ना? क्या है हमारा चुनना पत्थर? एक अवसादी चट्टान है। तो इस तरह से हमने 50वां नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। चुनना पत्थर हमारा क्या है? एक अवसादी चट्टान है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ये सबसे इजी क्वेश्चन, जो 1 क्लास के भी बच्चे 2 क्लास के भी बच्चे बता सकते हैं कि रबी फसल खरीफ फसल क्या है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ऑप्शन 1 दिया है मक्का, ऑप्शन 2 दिया है गेहूं, ऑप्शन 3 दिया है ज्वार और ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कि हमारा इसमें से रबी फसल कौन सा है। मुझे आई होप कि मुझे पता है कि आप सबको ये पता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते होंगे कितना इजी क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से आपकी 2026 में भी आपकी क्वेश्चन आने वाला है ना? तो चलिए हम लोग जानते हैं ऑप्शन 51 क्वेश्चन 51 का हमारा आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है हमारा रबी फसल क्या होता है? गेहूं होता है ना? तो चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं और हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? चलिए फिर 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन देंगे। पवन के वेग को मापने वाले यंत्र है। हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि पवन के वेग को मापने वाले यंत्र है बैरोमीटर कि विंड वैन कि एनोमीटर कि रोटामीटर। आपके स्क्रीन पर 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके 4 ऑप्शन भी दिए हुए। हमें ये बताना है कि पवन के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, है ना? तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए। आप बताएंगे कि इसमें से हमारा कौन सा यंत्र है जो पवन वेग को क्या करता है? मापता है ना? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए और इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक क्या करें बच्चों को आप जोड़ते रहेंगे ताकि उनको भी इस चीज से ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ क्वेश्चन यहाँ पे पीवाई को कराया जा रहा है, ताकि उन्हें भी आपके संग में वो भी क्या करे, बेड़ा पार हो जाए, है ना? तो चलते हैं फिर 52 नंबर क्वेश्चन के आंसर। आप सब बताओ कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। एनीमोमीटर, यानी ऑप्शन 3 होगा। पवन वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। ठीक है, कमेंट्स में अपना आंसर देते चलेंगे। चलिए ठीक है, फिर अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 53 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करे। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए और समझिए और क्या करिए उसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग कि चीनी उद्योग कि सीमेंट उद्योग कि जूट वस्त्र उद्योग। हमारे स्क्रीन पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन उपलब्ध है और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप बताएंगे कि इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। कमेंट्स में आंसर अपना देते चलेंगे। चलिए फिर हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सीमेंट उद्योग। आप सबका भी आंसर आया है सीमेंट उद्योग। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 3 होगा, क्योंकि हमारा होगा सीमेंट उद्योग जो है हमारा किसी से आधारित नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलिए 54 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण है जैव विविधता में ह्रास, बाढ़, सूखा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 54 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर उपलब्ध हो चुका है और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप सब बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा होगा। जल्दी 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 करो। Google Pay for Business.
तो चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 54 नंबर आंसर का क्वेश्चन आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 54 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण है जैव विविधता में ह्रास की बाढ़ की सूखा की कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए कि महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो हमारा महात्मा गांधी सेतु है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, कोसी पे कि गंगा पे कि यमुना पे कि गंडक पे। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ और बताएंगे कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारा जो महात्मा गांधी सेतु है वो किस नदी पर स्थित है, कोसी, गंगा, यमुना कि गंडक। कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे। और आप सब ये भी बताएंगे कि हमारा जो ये महात्मा गांधी सेतु है, एक ये जो हमारा महात्मा गांधी सेतु है किस नदी पर क्या है स्थित है, बताइए महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है। तो हमारा 55 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि हमारा जो महात्मा गांधी सेतु है ये कौन सी नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। ये देखो बिहार राज्य के पटना एवं हाजीपुर के मध्य गंगा पे क्या है स्थित है। हमारा जो गांधी सेतु है बिहार राज्य के पटना और हाजीपुर के मध्य में क्या है हमारी ये स्थित है। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 56 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बताइए कि 56 नंबर का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 1 नंबर होगा कोयला, 2 नंबर होगा पेट्रोलियम, 3 नंबर होगा विद्युत और 4 नंबर होगा सौर ऊर्जा। आप बताएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहना और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो ताकि उन्हें भी पता चले अपने स्कोर के बारे में। चलिए ठीक है, फिर 56 नंबर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ना, हमारा यही कह रहा है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सौर ऊर्जा के। सौर ऊर्जा है जो हमारी कहते हैं ऊर्जा है जो हमारे गैर पारंपरिक स्रोत है ना। चलो आ जाओ फिर 57 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है और बताएंगे कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति हमारे किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से कि मत्स्य पालन से कि दूध उत्पादन से कि इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे कि जो नीली क्रांति है वो किस चीज से संबंधित है, मुर्गी पालन से कि मत्स्य पालन से कि दूध उत्पादन से कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ। चलिए फिर 57 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आंसर इसका क्या होगा। तो 57 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, मत्स्य पालन से। जो हमारा नीली क्रांति संबंधित है वो किससे है, मत्स्य पालन से क्या है संबंधित है, जिसमें क्या होता है मछलियों का उत्पादन क्षेत्र। अगर मछलियों का उत्पादन क्षेत्र होता है, देखो अगर ये पूछ दे कि समुद्री मछली का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है तो ऑप्शन क्या बोलेंगे, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के समुद्री तटीय भागों में क्या हो जाता है, पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सब कोई अपना आंसर देते चलेंगे और स्कोर लास्ट में आप बताएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना।
देखकर भी आप लोग भी खुश हो गए होंगे कि चिपको आंदोलन पूछ दिया। तो आप लोग भी बताएंगे कि चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से कि मध्य प्रदेश के कि उत्तराखंड से कि राजस्थान से? तो आपके स्क्रीन पर 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सटीक होगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग का आंसर कौन सा होगा। उत्तराखंड होगा। आप लोग को पता था? चलिए फिर हमारा जो चिपका आंदोलन है ये कहाँ हमारा हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ये सुंदरलाल बहुगुण द्वारा क्या होता है आंदोलन का आयोजित किया गया, संचालित किया गया था हमारा चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस तरह से हमने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। हिस्ट्री के पहले कर दिए थे, उसके बाद से ज्योग्राफी के कर दिए थे। तो आप सब भी अपना बताएंगे स्कोर कि ज्योग्राफी में आपका स्कोर जैसे हिस्ट्री का बता रहे हैं वैसे ज्योग्राफी का भी बताएंगे कि आपका ज्योग्राफी में कितना स्कोर आया है। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिविक्स में कितना आपका स्कोर बन रहा है ना। पीवाई क्वेश्चन है तो आप सब अपना आंसर इसमें स्कोर बताते चलेंगे, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में हमारी तैयारी किस डायरेक्शन में कैसे चल रही है ना। तो चलिए आज ये हम लोग सिविक्स का क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है संधानात्मक। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है संधानात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? एक लिखित संविधान की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन के एक सर्वोच्च नगर न्यायपालिका की ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप सब। आपके स्क्रीन पर 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। संधानात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? एक लिखित संविधान, 2 नंबर एक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, 3 नंबर है एक सर्वोच्च न्यायपालिका और 4 नंबर है उपयुक्त में से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें से देखेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या होगा। ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि संधानात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या होता है? एक लिखित संविधान भी है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है और एक सर्वोच्च न्यायपालिका यानी उपयुक्त में से सभी होगा। और चलिए ये देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है? 445। हमारा ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, और ये हम देखेंगे कि हमारे भाग कितने हैं? 22 क्या है? भाग है। ठीक है, 22 भाग है। और उसके बाद से क्या है? इसमें कितना है? 12 क्या है? अनुसूची है। चलो, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 445 अनुच्छेद है और भाग कितने? 22 भाग है और 12 क्या है? अनुसूचित है, अनुसूचियां है में हमारे क्या है? संविधान बांटा हुआ है। चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कितना 60 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान कितने वर्षों के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी बता सकते हो कि हमारे भारतीय संविधान कितने वर्षों के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? 1 नंबर है 18 वर्ष, 2 नंबर है 19 वर्ष, 3 नंबर है 21 वर्ष, 4 नंबर है हमारे क्या है? 25 वर्ष। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और बताइए कि आपके कितने वर्ष की उम्र में क्या होते भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान 18 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो जाता है। अब ये हमारे कौन सा आर्टिकल में दर्शाया गया है? आर्टिकल 326 में भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार को क्या गया है? प्रावधान को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की मुख्य चुनाव आयुक्त की लोकसभा के अध्यक्ष के उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है और बताएंगे कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति, कि मुख्य चुनाव आयुक्त, कि लोकसभा का अध्यक्ष, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन के जल्दी बताओ और शेयर करते रहना, शेयर और लाइक सब्सक्राइब सब करते रहना, ताकि आपके पास ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या करे, छोटी छोटी क्वेश्चन है पहुंचता रहे और आपकी तैयारी क्या हो रहा है, अच्छे बना रहे, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है उच्च सदन, कि निम्न सदन, कि बड़ा सदन, कि इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें से 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि हमारे राज्य विधानमंडल में परिषद को क्या कहा जाता है, विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, की निम्न सदन, की बड़ा सदन, की इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आप बताएंगे। तो चलेंगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आंसर देखेंगे। हमारा जो विधान मंडल में विधान परिषद को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, है ना। तो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, अब विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो हमारा विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, धान विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है। आपका आंसर है 14 दिन, 20 दिन, 15 दिन और 31 दिन। आपसे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी इसको शेयर करो, कमेंट्स में अपना आंसर बताते चलना। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर 14 दिन, यानी 14 दिन की अवधि में क्या क्या होता है, हमारे विधायक को अपने पास रोक सकते हैं, है ना। चलो फिर हमारा 64 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, की 5 वर्ष, की 10 वर्ष, की इनमें से कोई नहीं। आप सब 64 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। आपके स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप सब बताएंगे कि हमारा आंसर कौन सा जगह, जो विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है। जल्दी जल्दी शेयर करो और बताओ, आपका कमेंट्स में आंसर बताते चलना। चलो फिर देखते हैं 64 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5 वर्ष। जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 1 नंबर है 10, 2 नंबर है 20, 3 नंबर है 15 और 4 नंबर है 12। जल्दी से आप बताएंगे कि हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा का कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। स्क्रीन पर आपका सवाल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चूज करेंगे कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। चलो फिर हम 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा को सदस्यों को कितना मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्यों क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकता है। इस तरह से हम लोग 65 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं और 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हमारे राष्ट्रपति, की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, की मुख्यमंत्री, की उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, तो हमारा 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 66 नंबर फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय के नीतीश की, मुख्यमंत्री की, नियुक्त में से कोई नहीं। चलिए फिर इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हमारे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आप सब बताएंगे कि हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल कितने आर्टिकल में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हमारा 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 67 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एक नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दो नंबर है श्री बीबी गिरी, और सी नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है 67 नंबर और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप सब बताएंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा। हमारा क्वेश्चन किया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो चलिए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इस तरह से हमने 67 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट किया। 68 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें कि 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नामात्र का प्रधान, कि वास्तविक प्रधान, की दोनों में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से सभी। आप 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नामात्र का प्रधान, की वास्तविक प्रधान, की दोनों में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से सभी। जल्दी जल्दी बताओ। चलो फिर देखते हैं हमारा 68 का आंसर कौन होगा। नामात्र का प्रधान होगा। ठीक है, आप सबका आया है नामात्र का प्रधान? अगर आया है तो हम लोग क्या करते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग 68 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान है धर्मनिरपेक्ष, की संदनात्मक, समाजवादी, की इनमें से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे कि हमारा भारतीय संविधान है धर्मनिरपेक्ष, संदनात्मक, समाजवादी, की इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। चलो तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानता है, क्योंकि उसका संरक्षण दिया जाना यानी संधानात्मक शक्ति केंद्र के यानी राज्य सरकार की शक्तियों को और केंद्र राज्य सरकार के विभाजन एवं समाजवादी प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, मान्यता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान है वो किसी भी धर्म को क्या होता है, संधानात्मक, धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 70 नंबर है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि हमारा 70 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए उसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 70 नंबर हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारा एक नंबर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दो नंबर दिया है के एम मुंशी, तीन नंबर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चार नंबर दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताएंगे कि आपका भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनका जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में क्या होता है, देश में मनाया जाता है। ठीक है, इसने क्या, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी भारत रत्न से क्या है, सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हमने क्या अभी बताएंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और इस तरह से हमने क्या किया, एसएसटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
हिस्ट्री का देखे, ज्योग्राफी का देखे और क्या देखे, सिविक्स का देखे। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।